तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर 4 ज्योग्राफी का थर्ड सेमेस्टर का। जितने भी बच्चे ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी इनका वीडियो है पूरा ज्योग्राफी का, आप लोग उसमें जाके देख सकते हो। आज हम लोग पढ़ने वाले इसमें एग्रीकल्चर के बारे में, टोटली एग्रीकल्चर के बारे में आज हम लोग को ख़त्म कर देना है। ये रहा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि। भारत में सबसे ज़्यादा जो कृषि होती है वो दक्षिण भारत नहीं, उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा होती है। दक्षिण भारत में कृषि के लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर उत्तर भारत में कृषि के लिए क्या किया जाता है, क्यों है यहाँ पर उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा कृषि होती है? क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल्स बहुत अच्छे तरीके से पाए जाते हैं। फर्टाइल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी में एलुवियल सॉइल भी पाया जाता है जो कि सबसे ज़्यादा उर्वरक होती है, और साथ-साथ यहाँ पे सस्ते श्रमिक भी पाए जाते हैं। आपको 3 चीज़ें बातें हमेशा याद रखनी है। जहाँ पे एग्रीकल्चर होगा वहाँ पे 3 चीज़ें हमेशा रहेंगी। एक, सस्ते श्रमिक। श्रमिक का मतलब होता है जो काम-काज करते हैं, जैसे फार्मर्स, ठीक है? वो फार्मर्स मिल जाएँगे आपको। दूसरा, फर्टाइल मिट्टी मिल जाएगा आपको, मिट्टी उर्वरक हो जाती है। और तीसरा, नदी। सबसे ज़्यादा नदियों का अगर कहीं पे जमावड़ा है, तो वो कहाँ है? उत्तर भारत में है। इस वजह से यहाँ पर नदी की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है, जिसकी वजह से कृषि बहुत ही अच्छी हो जाती है। कृषि जो होती है, यह सदियों से भारत की अर्थव्यवस्था का आधारशिला है। अगर आप कल इकोनॉमिक्स की क्लास में आए होंगे, तो हम कल आपको बताए थे कि प्राइमरी सेक्टर में कौन आता है हम लोगों का? कृषि ही आता है, फार्मिंग आता है। बताए थे? बताए थे ना? प्राइमरी सेक्टर में हम लोग क्या आते हैं? कृषि ही आता है। इसीलिए कृषि सदियों से भारत की अर्थव्यवस्था की आधारशिला रही है। वो अधिकांश आबादी के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। प्राथमिक स्रोत मतलब होता है आपका प्राइमरी सोर्सेस और आधुनिक। बस इतना ही बात याद रखो ना। हम लोग के लाइफ लेसन, अगर लाइफ को जिलाना है, लाइफ को अगर अच्छे तरीके से चलाना है, तो उसमें हम लोग का प्राथमिक स्रोत कौन सा आता है? कृषि आती है, एग्रीकल्चर आता है। दिस इज द फर्स्ट सेक्टर ऑफ आवर लाइफ। उस सेक्टर का नाम क्या है? एग्रीकल्चर। ठीक है, फार्मिंग एग्रीकल्चर। आधुनिक समय में कृषि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में उद्योगों के लिए कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल्स उपलब्ध कराने और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद, जिसको कहते हैं जीडीपी, गुड्स एंड सर्विस, क्या कहते हैं इसको? जीडीपी को जीडीपी को क्या कहते हैं? जीडीपी को कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट कहाँ पे होते हैं? अपने घर में अगर हो गए तो क्या कहलाएंगे? डोमेस्टिक कहलाएगा प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, ये जीडीपी को बढ़ा देता है। हमारी कृषि जो होती है, जीडीपी को बढ़ा के रखती है। और जीडीपी जो होता है वो पूरा का पूरा एक ग्रॉस है, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एक पूरा का पूरा ग्रॉस है। ग्रॉस का मतलब होता है एकीकरण, पूरा एकीकरण करना। तो उसी कंडीशन के हिसाब से हम लोग के पास रॉ मटेरियल भी मिल जाता है। रॉ मटेरियल का मतलब, जैसे आयरन ओर क्या है? एक रॉ मटेरियल है ना? उसके साथ साथ देखना, धान बोने मतलब गेहूं या चावल, चावल उपजाने से पहले धान होता है। धान को पूरा एकदम बढ़िया से रोपनी किया जाता है। रोपण करने के बाद उसको अलग से हटाकर, फिर देखना थोड़ा हरा-हरा कलर का हो जाएगा ना, तो उसको हटा के फिर दूसरे जगह किसी जगह पे बोएँगे। तब फिर जाके क्या होता है? गेहूँ उगता है। उसको ज्वारा कहते हैं उसको, मतलब गेहूँ का ज्वारा एक ठो होता है और एगो चावल का ज्वारा होता है। तो चावल वाला जो होता है उसको धान कहते हैं, और उसको लाइन बाय लाइन ऐसे रोपोगे नहीं ना, तो वो नहीं होगा। ये होता है एग्रीकल्चर में। उसके बाद ड्रिप एंड ड्रॉप फार्मिंग किया जाता है, वो फार्मिंग के हिसाब से चलते हैं। तो कंडीशन ये है कि आपके पास रॉ मटेरियल भी मिल जाते हैं, साथ-साथ राष्ट्रीय सकल मतलब कि हम लोग के पास नेशनल जो जीडीपी है वो भी मिल जाता है, योगदान रहता है। अब भारत में विविध जलवायु परिस्थितियाँ हैं, यहाँ पर जलवायु भी है, क्लाइमेट्स भी है। हर एक समय के अलग-अलग क्लाइमेट्स। जैसे चावल के लिए आपको किसमें सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है? अब देखना, अब चावल की बुआई चालू होगी, क्योंकि पा बरसात आने वाला है। बरसात अब अगर आएगा, तो क्या हो जाएगा, उसमें जलवायु भी विविधता होगी, हमें हमारे क्लाइमेट चेंजेस भी होंगे। और उसी परिस्थिति के अनुसार हम लोग विशाल कृषि कर पाते हैं, लार्जर फार्मिंग कर पाते हैं, लार्जर एग्रीकल्चर कर पाते हैं। यहाँ से चाय, कॉफ़ी, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मकई, ये सब जो कॉर्न होते, कॉर्न, एगो बेबी कॉर्न होता है, एगो बड़का कॉर्न होता है। बेबी कॉर्न किसको कहते हैं? पता है? तो छोटके में ही कॉर्न को तोड़ लिया जाता है, उसी को बेबी कॉर्न कहते हैं। छोटे में ही कॉर्न जब बड़ा नहीं होगा, छोटा ही रहेगा, तो उसी समय तोड़ लिया जाता है, उसी को बेबी कॉर्न कहते हैं। ठीक है? का बहुत सारा चीज़ बन जाता है बेबी कॉर्न से। तो वो सब हम लोग के पास रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं। कॉर्न मिल जाता है, बार्ली मिल जाता है, उसके साथ-साथ हम लोग को व्हीट मिल जाता है। तो
तो गेहूं चावल ये सब राइसेस वगैरह मिल जाते हैं। गोल्डन राइस भारत में हो जाता है बढ़िया सा एकदम, उसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, विटामिन की मात्रा ज्यादा होती है गोल्डन राइस में। हर एक प्रकार के यहाँ पे चावल मिल जाते हैं। और वो भी कहाँ पे मिल जाते हैं, बंगाल में। तो बंगाल एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पे हर एक चीज की खेती हो सकती है, चाहे वो चाय हो, चाहे हल्का में कॉफी हो, थोड़े में कॉफी में भी हो जाता है। ठीक है। हाँ अभी गई है। समझ में आया। तो इसको देखते हुए विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जिसमें यह क्षेत्र केवल ग्रामीण विकास के लिए बल्कि देश के सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक हो जाता है। हर एक जगहों पर ग्रामीण विकास भी हो जाता है। यहाँ पर ग्रामीण विकास मतलब जो फार्मिंग एरिया है, जहाँ पर लोग फार्म करते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो सबसे ज्यादा होता है। ग्रामीण मतलब जहाँ पे नदी नाले होंगे, जहाँ पे तालाब होगा, गांव इलाका, विलेज, विलेजर्स। ठीक है। वही लोग तो सबसे ज्यादा खेती करते हैं। हम लोग शहरे में कोई खेती करता है क्या जल्दी, यहाँ श्री रामपुर में कौन खेती करता है, जहाँ तहाँ देखो बिल्डिंग है, बिल्डिंग खड़ा है ना। लेकिन थोड़ा दिल्ली रोड साइड चल जाओ, वहां पे आपको खेत उत मिलेंगे, तो वो ग्रामीण इलाका है। हाँ। हाँ तो दिल्ली रोड पे भी, दिल्ली रोड के पास आसपास नहीं मिलेगा, वहां पे फैक्ट्रीज है सारे, बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं। तो फ्लिपकार्ट की जो हब है वो वहीं पर है, अमेजोन का हब भी वहीं पर है। ठीक है। ये स्टाइल बाजार वगैरह जो इतना भी आप प्रोडक्ट लेने जाते हो फैशन सिटी वगैरह में, ये लोग के हब उधरी पे है। हब कहने का मतलब वहां पे प्रोडक्ट आता है और वहां से डिस्टेंस बाय डिस्टेंस जाता रहता है। तो ये कंडीशन होते रहते हैं। यह अध्याय भारतीय कृषि में विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। मतलब ये चैप्टर जो है, ये भारत में एग्रीकल्चर कैसे फैलाया हुआ है उसके बारे में, अर्थव्यवस्था के लिए इसके महत्व में शुरू होकर फसल कैलेंडर से लेकर फसल चक्रण यानी क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन समझते हो, जैसे एक बार मान लो गेहूं कर दिया, तो गेहूं के बाद किसका, चावल की खेती, धान की खेती, और धान के बाद फिर गन्ना मकई ये सब बो दिया जाएगा। लेकिन ना ये क्रॉप रोटेशन चलते रहता है। मतलब अगर तुम उसमें 5 साल तक वही रोटेशन चलाते रहोगे तो मिट्टी क्या रहेगा, सही रहेगा। लेकिन उस 5 साल 10 साल तक वही खाली चलाते रहे तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए लाइन बाई लाइन, लाइन बाई लाइन हमेशा चेंज करके उस पर कुछ ना कुछ बोया जाता है। ये नहीं कि खाली बार 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 गेहूं बो रहे तो खाली एक साल गेहूं बो दिए तो अगले साल भी क्या बो दिए, गेहूं ही बोल दिए। तो ऐसा काम करिए ना, गेहूं बो केयर, उसके बाद कुछ कट्ठा में गेहूं बो दिए, कुछ बीघा में, और कुछ बीघा में चावल बो दिए। ठीक है। लेकिन चावल और गेहूं तो एक समय में नहीं होता है। चावल को उसके लिए थोड़ा जगह छोड़ देना था, उसमें पानी बहुत ज्यादा लग जाता है। अब पानी गेहूं में लग जाएगा तो खराब हो जाएगा, लेकिन चावल के लिए पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो जब तक बारिश नहीं होगा ना, तब तक वो अच्छे से पकेगा नहीं चावल। इसलिए क्रॉप रोटेशन हमेशा करना चाहिए। फसल तीव्रता से उगनी चाहिए। इसी के लिए कई सारे रिवोल्यूशन लाए गए। ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन लेके आ गया, व्हाइट रिवोल्यूशन जो दूध के लिए था, ग्रीन रिवोल्यूशन गेहूं के लिए था, नीला रेवोल्यूशन किसके लिए था, बता सकते हो। हाँ, नील के लिए नहीं, नहीं, मछली के लिए। तो ग्रीन रिवोल्यूशन जो था ये गेहूं के लिए था। श्वेत जो था व्हाइट, ये दूध के लिए, डेयरी, डेयरी, डेयरी जानते हो, डेयरी जहां से दूध बहुत ज्यादा निकलता है। ठीक है। और एक नीला, नीला जो था ये आपका मछली के लिए, कि मछलियां कहाँ रहती है, नीले पानी में, ज्यादातर बड़े बड़े जगहों पर। ठीक है। देखो पीला, पीली क्रांति भी हुई है, पीली क्रांति। देखो स्वर्ण क्रांति भी है, मधु के लिए। पीली क्रांति आपके तिलहन के लिए, तिलहन जो होता है ना, सरसों, सूरजमुखी का पौधा, उसके लिए सब क्रांतियां हुई थी। आगे पढ़ाएंगे आपको क्रांति। क्रांति पर प्रकाश डाला गया है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन। ये सब रिवोल्यूशंस लाके हम लोग ग्रीन उत्पादन करने में सबसे ज्यादा सफल रहे हैं भारत में। उसके बाद डेयरी भी बचा सके हैं, फिर मछलियों को भी बचा सके हैं। इसके रिवोल्यूशन के अनुसार हम लोग, रिवोल्यूशन का मतलब चेंजेस होते हैं, क्रांति का मतलब क्या होता है, कुछ चेंज लेके आना। तो ग्रीन रिवोल्यूशन करके हम लोग छोटे छोटे मछलियों को छोड़ देते हैं वापस, लेकिन उसको पकड़ते नहीं है। कुछ कुछ ऐसी मछलियां होती हैं जो आगे बढ़ेंगी नहीं, लेकिन कुछ मछलियां ऐसी, जैसे शार्क मछली, छोटा में पकड़ा गया ना, अगर मान लो जाल फेंका और शार्क मछली छोटा में पकड़ा गया, तो उसको वापस फिर पानी में छोड़ दिया जाता है, उसको रखा नहीं जाता है। क्योंकि फिर वो कभी ना कभी बड़ा होगा और किसी ना किसी के काम आ जाएगा, या फिर वो किसी का काम आ जाएगा या फिर उसके किसी का कोई काम आ जाएगा। शार्क मछली, ठीक है। ये सब मछलियां क्या होती है, बड़ी होती है। डॉल्फिन, ये सब मछलियां क्या होती है, बड़ी होती है। ये सबसे बड़ी स्तनपायी जानवर है, ठीक है, जो अपने बच्चों को भी दूध पिलाती है, उसको स्तनपायी कहते हैं।
तो ऐसे जीव जो बहुत ही छोटे होते हैं, वापस उनको क्या कर दिया जाएगा, पानी में छोड़ दिया जाएगा। तो पहले क्या होते थे कि आदमी के पास उतना ज़्यादा दिमाग नहीं था, तो क्या कहते थे कि वो लोग छोटी-छोटी मछलियों को लिया के भी बेच देते थे। जो मछलियाँ बड़ी होने वाली हैं, उसको भी छोटा ला के बेच देता था। तो उससे फ़र्क ये नहीं पड़ता था कि भाई मार्केट में कितना बिका है। फ़र्क ये पड़ता था कि जितना मछली लेके आया, जितना मछली मान लो समुंदर से लेके आए, तो उतनी मछली कम हो गई ना। वापस अगर उस मछलियों को डाल दिए, तो क्या हो जाएगा, वो मछली बड़ा बड़ा जब होगा, तो बड़ी मछलियों का ज़्यादा दाम होता है। छोटी तो मछलियों का तो छोटी ही रहता है। अब कोनो-कोनो जो देखना छोटकी मछली पाया जाता है, छोटा-छोटा। तो छोटी-छोटी जो मछलियाँ पाई जाती हैं, वो आँखों के रोशनी के लिए बहुत अच्छी होती है। वो भी बिक्री होता है, लेकिन वो उससे बड़ा नहीं होगा। जितने उनके साइज़ है, उतने ही साइज़ रहेगा। इसलिए उसको खा लिया जाता है। कोई बात नहीं। जैसे तो कौन-सी मछली? हाँ? हाँ, पुटकी मछली हो गया। एगो और होता है, तो छोटकी मछली सब बोलता है। ठीक है? बोलता है छोटकी मछली दे दो, आँख की रोशनी बढ़ती है। ठीक है? वो विटामिन होता है, विटामिन ए होता है, इसी वजह से। तो भारत के खाद्य उत्पादन में परिदृश्य को बदल दिया गया। उत्पादकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ाया गया। अंत में यह जूट, कपास, गन्ना ये सब हो गया। जूट को क्या कहते हैं हम लोग? जूट को तो जूटे कहते हैं। कपास को क्या कहते हैं? कॉटन कहते हैं। गन्ना को क्या कहते हैं? शुगर कैन कहते हैं। ठीक है? इंग्लिश लिख दी। कोई दिक्कत? जूट को क्या कहते हैं? जूट ही कहते हैं। तो जूट का सबसे पहला मिल कहाँ खुला था? रिषड़ा में, है ना? उसके बाद कपास, कॉटन, गन्ना। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है गन्ना? पूरे विश्व में गन्ना कहाँ होता है? ब्राज़ील, क्यूबा, इन सब जगहों पर होता है। ठीक है? इंडिया में भी होता है। इंडिया में कहाँ पर होता है? शुगर केन? यूपी और महाराष्ट्र। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। ठीक है? इन सब जगहों पर। गन्ना यहाँ पे भी अब होने लगा है, बंगाल में भी। बंगाल एक ऐसा जगह है ना बाबू, आपको सब चीज़ दिखाई देगा। सब, ऑल टोटल। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ बोलो ना, जूट नहीं होता है, कपास नहीं होता है, गन्ना नहीं होता, खाली कॉफ़ी ही ठीक मात्रा में नहीं हो पाता है। कॉफ़ी भी अगर हो जाएगा और यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाएगी ना, तो कॉफ़ी भी हो जाएगा। एग्रीकल्चर का मतलब समझ में आया? एग्रीकल्चर का मतलब है कि हमारे कृषि खाद्य को सुरक्षा प्रदान करना, अलग-अलग प्रकार की खेती का क्रॉप रोटेशन करते रहना, साथ-साथ हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांतियों जैसे इसमें क्रांति लाकर अपनी कृषि को बढ़ावा देना। ठीक है? यही हमारा एग्रीकल्चर है हम लोगों का। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? कृषि ना केवल भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, रीढ़ मतलब ना इसका रीढ़ को क्या कहते हैं? स्पाइन है, और ना ही अर्थव्यवस्था की क्या है, ये रीढ़ है। ना केवल भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, यह ग्रामीण भारत की जीवन रेखा है। ग्रामीण भारत मतलब जो ग्राम में लोग रहते हैं, उनके लिए एक जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है ये। विदाउट कृषि, हम लोग विदाउट एग्रीकल्चर के क्या खाएंगे हम लोग? खाली फैक्ट्री में खाली कमाते रह जाएंगे, तो खाएंगे क्या? अब बिना खाए काम नहीं होगा। इसीलिए एग्रीकल्चर को सबसे पहला महत्व दिया गया है, और देश के समग्र सामाजिक आर्थिक संरचना में एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसके गहन महत्व को उजागर करने वाले प्रमुख कारण नीचे दिए गए हैं। क्या क्या है नीचे कारण? रोजगार सृजन, ये हम लोग को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बनाता है। एम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं सभी कोई। अगर मान लो किसी का अगर कुछ भी काम वाम करने का मन नहीं है, एक फरसा उठाइए, ठीक है, और लीजिए खेती एकदम करना चालू कर दीजिए। खेती जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फसल उगेगा, और वो फसल को किसी ना किसी राशन दुकान में हमारे से फसल ले लीजिए। हमारे पास गेहूँ इतना सारा है, सरकार को बेचना चालू कर दो। वो क्या कहलाएगा? एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। एम्प्लॉयमेंट हुआ ना, है ना? खेती करके बेच दिए उस सामान को, तो क्या कहलाएगा? एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। पैसा ज़्यादा आएगा। प्रमुख नियुक्त जो मेजर एम्प्लॉयर होते हैं, कुछ भारत में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है, जिसमें कुल कार्यबल का लगभग 58% हिस्सा लगा हुआ है। यह लाखों छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों और संबद्ध श्रमिकों को आजीविका प्रदान करता है। यह एम्प्लॉयमेंट इतना खतरनाक है, मेजर एम्प्लॉयमेंट, कि जहां पर भारत में रोजगार भी पैदा करता है, यानी एम्प्लॉयमेंट भी आता है। और सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के हिसाब से लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। ज़्यादातर देखना पंजाब और हरियाणा वाले साइड में जितने पंजाबी लोग हैं, ये लोग देखना ज़्यादातर खेती ही करेंगे। ज़्यादातर खेती। वहाँ पे केवल मेन ही नहीं, वुमेन्स लोग भी क्या करती हैं? ट्रैक्टर वैक्टर चला लेती हैं।
ठीक है, यहाँ पे वो साइकिल चलाओ तो चलाते चलाते गिर जाती है, वहाँ ट्रैक्टर चला लेता है सब वहाँ पे, और वहाँ की औरतें लोग, वहाँ के लड़कियां जो है ट्रैक्टर चला लेती हैं। बापूजी काम पे नहीं गए हैं, हम ही चलते हैं ट्रैक्टर लेके, पूरा खेत रौंद देंगे आज, ठीक है, ऐसा। यहाँ पर किसी को खेत में काम करने बोल दो, माथा चक्कर दे रहा है, और धूप में हम काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो जाता है। ठीक है, और वहाँ की लड़कियां देखना एकदम, और सलवार सूट पहन लेंगे एकदम बढ़िया से, जाएंगे ट्रैक्टर चलाते हुए और खेत में उतर कर पूरा बढ़िया से उसको रौंद देंगे, और उधर पे खेती भी करेंगी। ऐसा नहीं है। बंगाल की भी औरतों को देखना, जो चासी लोग होती हैं, चासी समझते हो? चासी कौन लोग? जो देखना घास पात लेके आती है, कभी कभी बाजार उजार में लेके बैठती हैं, ये घास इतना का है, पटल सब्जी ये सब उन लोग के खेत में उगाया रहता है कोनो कोनो का। कोई कोई देखना एकदम बेहतरीन बोलेगा, बोलेगा पल्ला है 20 रुपया पल्ला, 80 रुपया पल्ला। जैसे पटर वटर कोई उगा के लेके आएगा ना अपने खेत से, तो वो मार्केट से कम दाम में देगा, बिकॉज उसके घर में हुआ है, जो ना पैसा मिल जाए। क्या? अभी भाई सब चीज का दाम बढ़ रहा, तो अपना दाम नहीं बढ़ाएगा? अच्छा, वो भी लोग तो कहीं खेते में उगा दिया होगा, तो कहीं से नहीं बीज लेके आया होगा, बीज लेके आया होगा, उसका यूरिया पोटास लेके आया होगा, उसके ऊपर खर्चा किया होगा, पानी का जो टेबुल है उसके लिए पंप का पैसा दिया होगा, तो भाई उसका पैसा नहीं जोड़ेगा? सबका पैसा जोड़ के उसके बाद, लेकिन क्या है कि आपको दूसरे दुकानों से वो कम दाम में थोड़ा सा दे देगा, बिकॉज अगर कम कराना चाहोगे ना, तो वो कम कर देगा। बिकॉज क्या है कि उसके घर पे ही हो रहा है, तो वो सोचता है कि एगो भी कस्टमर काहे छोड़े, मेरे पास इतना ज्यादा है तो हम ले आके बेच ही देते हैं, कुछ पैसा भी आ जाएगा, फिर हम ज्यादा दामों में बेचेंगे, किसी किसी कंपनी, किसी को देख लेंगे वो एकदम एकदम बढ़िया से पहन उन के आया है, तो 80 रुपया ना बोल के 100 रुपया बोल देंगे, जो बेटा 10 रुपया ना कमाएगा, लाओ लाओ 10 टका कम दिए दे, पल्ला नहीं है ना, 90 टका, तुमको कितने में दिया? 80 रुपया में, उसको बेच दिया 90 रुपया में, तो हर एक कस्टमर को अलग अलग दाम में बेच देगा। क्या दिक्कत है? अब बोले एक बार क्वालिटी तो चेक करके देखो, और जो वो खेत में होता है उसकी क्वालिटी एकदम गजबे होती है, ठीक है। तो क्वालिटी के ऊपर भी डिफरेंस करता है ना, कि हाँ कैसे हम, किस तरीके से हम अर्थव्यवस्था को अपने चला रहे हैं। अब वही क्या हुआ, बहुत अच्छे से बेचा। कोई ऐसा आदमी आया जो बहुत ही मंत्री मंत्री टाइप का है, आया देखा, आपके बगान का है क्या, ये घर का है क्या, ये पटल या अमरूद अमरूद या फिर जो टमाटर वमाटर बेच रहे हो? हाँ हाँ सर, हमारे घर का है। लाओ इसको उठा के लेके आओ, चलो सरकार के पास, ठीक है, खाद्य मंत्री के पास, कृषि मंत्री के पास, कृषि मंत्री के पास लेके जाएगा, इसका 5 बीघा जमीन है, पूरा जमीन पे ये खेती करता है एकदम बढ़िया सा, और इसका जो फल है, फ्रूट्स है, या फिर जो भी वेजिटेबल्स हैं, इसके बहुत ही ए क्वालिटी के हैं, लाइए बेच दीजिए इसका। तुम अगले महीने से एम्प्लॉय रखा जाता है, ठीक है। सरकार को जो आट ये होगा, गेहूं होगा, चावल होगा, राशन पताई में जाता है ना वो सब, तो तुम ही बेच के देना, तुम ही देना। तो ऐसे कई सारे कृषि के लिए हमेशा ये कैंपेन चलाया जाता है। तो देखना मोदी जी भी हमेशा बोलते रहते हैं कि हम लोगों ने कृषि के लिए इतना ज्यादा उत्पादन का खर्च किया है, 18% जीएसटी में से उन लोग को केवल 9%, 10% देना पड़ेगा, ऐसा है, ठीक है। ये भी कंडीशन होते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, मेजर एम्प्लॉयर। उसके बाद ग्रामीण रोजगार भी मिल जाता है, रूरल एम्प्लॉयमेंट। हम लोग किस में रहते हैं, अर्बन में रहते हैं, और जो ग्रामीण वाले लोग रहते हैं ये लोग रूरल कहलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्राथमिक व्यवसाय है, जिसमें पूरा परिवार जीविका के लिए खेती पर निर्भर होता है, पूरा परिवार, पूरा मेंबर्स सबके सब खेती के ऊपर निर्भर होते हैं, कोई कमाने उमाने नहीं जाता है। यह क्षेत्र न केवल खेती में प्रत्यक्ष रोजगार का समर्थन करता है, बल्कि परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण और वितरण जैसे संबंधित क्षेत्रों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार में भी प्रदान करता है। परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, साथ साथ भंडारण, जहां जहां पर कुछ ऐसे लोग हों जो क्या करते हैं, भंडारा चलाते हैं। जैसे देखते हो पंजाबी लोग भंडारा चला देता है, मारवाड़ी लोग भी देखना भंडारा वंडारा वगैरह बहुत ज्यादा चलाते हैं। तो वहां पे भी ना कुछ कुछ लोग होते हैं जो अपने खेत में बहुत ज्यादा गेहूं हो गया, बोला कि भाई बिक्री तो नहीं हो रहा है, हटाओ, कुछ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को दे देते हैं। वो लोग क्या करेंगे, उसका आटा बना के किसी चावल का खिचड़ी उचड़ी बन जाएगा, ठीक है। तो वो सब भंडारण में भी चलता है। सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी में योगदान भी बहुत ज्यादा है। जीडीपी को बढ़ाता है कौन, हमारे एग्रीकल्चर। सबसे ज्यादा जीडीपी में बढ़ाने वाले प्राथमिक सेक्टर ही आते हैं, उसको बढ़ा देता है। उसके साथ साथ सपोर्ट फॉर अलाइड सेक्टर्स, कृषि उत्पादन में, खाद्य प्रसंस्करण में, कृषि आधारित उद्योग में, जैसे FMCG क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देना। उदाहरण के लिए जैसे कपास कपड़ा का उद्योग है, तो समर्थन देता है। कपास से क्या बन जाता है, कपड़ा बन जाता है, ये भी जाता है।
और गन्ना चीनी बना देता है। इसका समर्थन करते हो कि गन्ना क्या बनाता है? चीनी बनाता है, और कपास बना देता है कपड़ा। तो ये कपड़े की वजह से, क्लोथिंग की वजह से हमारा एग्रीकल्चर बढ़िया हो जाता है। दूसरा, दोनों ही औद्योगिक जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान करता है। यह क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है और कृषि उपज में महत्वपूर्ण मूल्य जोड़ता है, जिसमें किसानों की आय में वृद्धि होती है। फूड सिक्योरिटी भी हो जाते हैं। 1 अरब लोगों को भोजन उपलब्ध कराना। भारत में लगभग यहाँ से इतना ज्यादा, मतलब चावल, दाल, गेहूं, ये सब जाता है ना दूसरे दूसरे शहरों में, कि आपको क्या ही बताइए। 1 अरब लोगों को चाहे तो हम लोग, भारत के आदमी लोग 1 अरब लोगों को एक बार में खिला सकते हैं। इतना ज्यादा हम लोग के पास से प्रोडक्शन होता है, चावल का, गेहूं का, ये सब का, ठीक है, मसालों का। इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं अकाल में हम लोग ही काम आते हैं। कभी पाकिस्तान में अकाल पड़ता है, कभी श्रीलंका में अकाल पड़ता है ना, तो हम ही लोग से लेके जाता है सब, ठीक है। उसके बाद कुपोषण। कुपोषण का मतलब होता है जिसको खाना वाना नहीं मिला रहता है। तो देखना कोई कोई गरीब लोगों को खाना खिलाता है भंडारण लगा के, ठीक है। तो वो भी एम्प्लॉयमेंट। हमको मन किया, हमारे गेहूं में हुआ, हमारा हमारा खेत में गेहूं बहुत ज्यादा हुआ, हमको मन किया हमको दान देने का, दान दे देंगे, ठीक है। तो कुपोषण के लिए, इसके लिए भी हमारा कृषि काम में आ जाता है। मतलब जो खाना वाना नहीं खा पाते हैं, तो फीडिंग अ बिलियन, बहुत लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, बिलियन बिलियन लोगों को खाना खिला देते हैं, ठीक है। अरे पोलियो का तो जो दवा होता है वो लोग फ्री में दे देते हैं। पोलियो की दवा फ्री में देते हैं, और आज ही से नहीं, 2013 से देते आ रहे हैं हम लोग। पोलियो की दवा फ्री में 2013 से देते आ रहे हैं, और आज भी फ्री में चल रहा है, और आगे संकल्प है 150 सालों तक की फ्री में ही देंगे। समझ में आया? तो कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग के भारत से फ्री में चले जाता है। जैसे पोलियो की दवा हो गई, चाय हो गया, कोई कोई लोग तो फ्री में चाय, है ना, नहीं होता है। जैसे चीनी, चीनी भी अलग अलग वैरायटी की होती है। तो गन्ना भी देखना अलग अलग वैरायटी का होगा। किसी गन्ने में बहुत बढ़िया से एकदम देखना मोटा मोटा होता है, कोई कोई गन्ना, कोई एकदम पतला होता है ना, बहुत ज्यादा मोटा होता है ना, कोई पतला होता है। तो उसका जो रस होता है ना, बहुत ही ज्यादा मीठा होता है। तो उससे ना हाई क्वालिटी के चीनी बनाए जाते हैं, कम किस्म का A ग्रेड का चीनी बनाया जाता है। अब कोई कोई देखना, कोई मिश्री होता है, मिश्री, उसको एगो ताल मिश्री होता है, ताल से निकाला जाता है। हाँ, उसको ताल से निकाला जाता है, ताल मिश्री होता है। एगो छोटका मिश्री होता है, उसमें चीनी की मात्रा रहती है, ठीक है। उसी सब चीजों से कम कम करके और ज्यादा कम करके उससे एक वैरायटी निकालकर शुगर फ्री बना दिया गया। मतलब ये जो है, ये नहीं रहता चाय वाय में शुगर फ्री डाल के पी लो, तुमको महसूस होगा कि हाँ हम चाय पी रहे हैं, मीठा भी पी रहे हैं, लेकिन वो मीठा नहीं रहता है। ये सब क्वालिटी होती है। ग्रामीण विकास में भी आजीविका आती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई है। भारत में कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। सड़क, बिजली और सिंचाई प्रणाली जैसे ग्रामीण बुनियादों में ढांचे अक्सर कृषि के लिए विकास में जुड़े जाते हैं। ग्रामीण गरीबी को कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों को जीवन स्तर में सुधार के लिए कृषि आवश्यक है। देखो, आपको कुछ भी बोले, गरीबी कम करना है, कहाँ पे गरीबी कम हो जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जब रूरल एरिया में जब इकोनॉमिक ज्यादा होगा, तो वहां पे कृषि क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी। अगर पैसा ज्यादा होगा तो कृषि भी क्या होगी? ज्यादा। और कृषि अगर ज्यादा होगा तो वहां पे कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेंगे, सब कोई एम्प्लॉय पा जाएगा, सब कोई एम्प्लॉय रहेंगे। इसी तरह तरह कृषि में वृद्धि जो गरीबी को कम करने में सबसे प्रभावी तरीकों से एक है। इसमें कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादक होता है, उतना ही अधिक आय सृजन भी होता है, और साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका में सुधार भी होता है। जैसे मनरेगा, मनरेगा जो है ये एक गारंटी देती है, एक ऐसी गारंटी है, योजनाएं हैं। जैसे मान लो आपके खेत में कोई भी प्रोडक्ट हुआ बढ़िया सा, तो उसको सरकार ले लेगी। अगर आप किससे जुड़े हुए हो? मनरेगा से जुड़े हो। किसे? मनरेगा। तो मनरेगा जो होता है, इसको हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, एजेंसीज होती हैं। तो इसके द्वारा समृद्धि को बढ़ाने के लिए, कृषि में रोजगार प्रदान करने के लिए ये केंद्रित किया जाता है, मनरेगा। तो आप मनरेगा नाम याद रखो, ये किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर से संबंधित है मनरेगा, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, होम जो मिल जाता है, 5 लाख 10 लाख का सहायता हो जाता है। उसी तरह मनरेगा के सहायता के द्वारा किसी किसी कृषि को उसका स्कूल मिल जाता है। कृषक लोगों को बता रहे हैं, जो फार्मिंग करते हैं, ठीक है, उन लोगों को पेंशन दिया जाता है, बूढ़ा पेंशन, वृद्ध पेंशन, इसी मनरेगा के द्वारा मिल जाता है। और क्या क्या, उन लोग को बीज मिलता है, उत्तम किस्म का बीज मिलता है।
उसके बाद उन लोग को खेती करने के लिए जगह भी दी जाती। ठीक है, ये कंडीशन मनरेगा में। उद्योग की सहायता, सपोर्ट इन इंडस्ट्रीज मिल जाते हैं। कच्चा माल जिसको रॉ मटेरियल कहते हैं। कृषि आधारित उद्योग के लिए कृषि उद्योगों को रीढ़ है और इस क्षेत्र में कच्चे माल पर निर्भर होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कौन आते हैं? कॉटन, है ना, कॉटन, कॉटन कपास टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। शुगर इंडस्ट्री और फूड प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज जैसे फल, सब्जी, डेयरी, ये सब बनाना उद्योग की सहायता करता है। कृषि जो है इन चारों चीजों में सहायता करता है, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री हो, जैसे गन्ना से शुगर बना देना, और फूड प्रोड्यूसिंग जिसमें डेयरी, फल, सब्जियां प्रसंस्करण आते हैं। तब ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स में विटामिन आते हैं, सारे विटामिन। जैसे विटामिन वाले फल, विटामिन वाले कौन कौन से हो सकते हैं? विटामिन वाले फल, वाटरमेलन है, कैरेट है ना, गाजर वगैरह, और सलगम, सलगम, सलगम समझते हो? हाँ हाँ, बीट रूट, बीट रूट वो भी हो गया। और बताओ, कीवी हो गया। फलों में बताओ, आम, सीजनिंग फल, सीजन सीजन में होने वाले फल, ये सब क्या होते हैं? ये आपके सीजनिंग फल विटामिन का काम कर देते। ठीक है, हाँ, अनानास हो गया। डेयरी, डेयरी में कौन आता है? दूध। अब किसका किसका दूध? बकरी, गाय और भैंस, ये तीन चीजों का दूध। अगर बकरी का दूध कोई पीता है तो दामी मिलता है। बकरी के दूध मतलब बहुत ज्यादा दामी मिलता है, बिकॉज इसमें प्लेटलेट जो होती है ना, डेंगू के समय में प्लेटलेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो बकरी का दूध प्लेटलेट बढ़ाने में मदद कर देता है, इसलिए ज्यादा दाम है। गाय के दूध तो रेगुलर सभी कोई पीते हैं, इसलिए कम दाम में हो गया। भैंस का दूध से खतरनाक दही बनता है, ठीक है, और उससे विटामिन वाले कैप्सूल्स भी बनते हैं भैंस के दूध से। ठीक है, तो एक भैंस होती है मुर्रा भैंस, और एक गाय होती है होल्स्टीन फिजिशियन। मुर्रा भैंस कोई अगर लेके आता है, मुर्रा, उसका दूध खतरनाक होता है, गाढ़ा गाढ़ा होता है। और एक होता है आपका होल्स्टीन फिजिशियन। होल्स्टीन फिजिशियन जो गाय होता है, एचएफ गाय उसको कहते हैं, एचएफ। वो डेयरी में अगर किसी के पास एचएफ गाय है तो उसको कहीं नौकरी वोकरी करने की जरूरत नहीं। सच बता रहे, ये एक दिन में 50 लीटर दूध देती है। कितना? 50 लीटर। और 10 गो अगर गाय ले आके रख दें, एचएफ गाय, बेटा खाली डेयरी डेयरी होगा, नहीं होगा तो कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। डेयरी से दूध, कितना लीटर दूध है अभी? लीटर कितना रुपया दूध है? अरे दूध कितना रुपया लीटर है? 60 रुपया? हाँ, 60 रुपया है, 60-70 रुपया है। भैंस का कितना है? 85 है। इसका गाय का? हाँ तो पौवा 15 रुपया, था 4 पौवा के 1 लीटर। पौवा में, पौवा में अंतर होता है। 4 पौवा। 4 पौवा देते हैं 1 लीटर, 1 लीटर 2 लीटर ऐसे बोलता है ना, 1 केजी 2 केजी, तो 60 रुपया लीटर है। अब सोचो 50 50 लीटर है। अगर किसी के घर में 50 को मतलब 50 लीटर निकाले, और उसमें पानी नहीं मिलाने की जरूरत है, पानी मिला दोगे तो मतलब दूध उतना अच्छा तरीके से होगा नहीं। तो एचएफ गाय जो होती है ये लगभग 50 लीटर दूध देती है। अगर किसी के घर में 50 को अगर घर अगर चुन लिए हैं, ठीक है, तो 60 रुपया, 60 रुपया करके 50 लीटर, कितना रुपया हो गया महीना? एक घर में 1 लीटर करके अगर दूध दे रहे हैं, एक घर में अगर 1 लीटर करके दूध दे रहे हैं, तो 50 को घर अगर चुन लिए तो कितना लीटर दूध दे दिए? 50 लीटर दूध दे दिए ना। अगर एक घर में 1 लीटर दूध, आप सोचो तो, और एक जगह पे 60-60 रुपया किलो करके, 60 रुपया लीटर है, 60 रुपया लीटर है। 1 लीटर का 60 रुपया दाम है। तब 50 लीटर का कितना हो गया? और बचे 30, 3,000 रुपया। एक दिन में कितना कमाया वो खाली? जानते हो कितना? कितना घंटा में? 1 घंटा में। 1 घंटा उसको लगेगा पूरा साइकिल से रौंद देगा। किसका किसका घरे जाना है सब में रौंद देगा। लाइए 3,000 रुपया, ए बेटा। एक दिन में अगर 50 लीटर दूध बेच दे रहा है तब बता रहे हैं, तो महीने का सोचो, 3,000 इंटू 30, 3 3 कितने हो गए? 9। और यहाँ 4 को जीरो, कितने हजार हो गए?
90,000 रुपया, 1 महीने में 90,000 रुपया देगा कोई सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी देगा? खतरा उतना ही बना रहेगा। इसमें खतरा क्या है? तो 4 लीटर पानियों मिला दो ना, कोई दिक्कत नहीं। आज गाय का तबीयत ठीक नहीं था। आज गाय का तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए दूधवा पतला पतला दी है। कोई बात नहीं है, अगले दिन से ठीक आएगा। कोई कंप्लेन किया तो ठीक है। अब हर कोई को इतना ही बेचना है, ऐसा थोड़ी है। अब जो अमीर है उनको तो कोनो इनको जानना ही नहीं है कोनो को। क्या 60 रुपया लीटर दूध है कि 65 रुपया कि 70 रुपया कि 80 रुपया? दूध है तो लाइए दीजिए, तो बचवा पिएगा। हो गया। उसको बेटा 80 रुपया करके थमा दो, 80 रुपया लीटर। तो होल्स्टीन फिजिशियन गाय जो है, ये 50 लीटर दूध देती है, लेकिन इसके ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा होता है। ऐसे ही थोड़ी 50 लीटर दूध देगी। ये ठंडे प्रदेश में रहने वाली गाय है। एचएफ गाय जो रहती है वो ठंडे प्रदेश में, यानी कि आप अगर लेके आए अपने तबेला में, तबेला में गर्मी लगेगा, दूधे नहीं देगी, कम कर देगा दूध। तो एसी लगाओ। ये आई एसी लगा के एचएफ गाय एसी में रह रही है। आदमी रहने का ठीक है नहीं है, गाय एसी में रह रही है। ठीक है, ऐसा है। ये सब गाय जो होती है ना, बहुत ज्यादा दूध देती है, बहुत ज्यादा। अच्छा भी होती है। मुर्रा भैंसे भी बहुत ज्यादा दूध देती हैं। मुर्रा भैंसे जो होती है, ये भी बहुत खतरनाक दूध देती है। मुर्रा मुर्रा, उनके सींग जो होते हैं ना, ऐसे घूमे घूमे रहते हैं। आगे देखो। निर्यात और विदेशी मुद्रा का योगदान है। कृषि उत्पादक में प्रमुख मेजर एक्सपोर्ट है। भारत में निर्यात क्षेत्रों में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत चावल, विशेषकर बासमती चावल, बासमती जानते हो, बासमती चावल का सबसे ज्यादा निर्यात करता है। ठीक है, निर्यात। आयात का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट होता है। और एक्सपोर्ट का मतलब भारत से बाहर पे भेजना। चाय का बहुत ज्यादा, मसालों का, कपास का, जूट, चीनी, फलों का भी बहुत ज्यादा वस्तुओं का निर्माण करता है। जैसे जम्मू कश्मीर से सेव बहुत अच्छे हो जाते हैं, वहां से विदेशों में भी जाते हैं सेव। ठीक है, एक प्रमुख निर्यातक है। कृषि क्षेत्र में मतलब हम लोग की जो कृषि क्षेत्र है, इसमें बेस्ट एक्सपोर्टर भी हैं। हमारा जो कृषि है उसमें बेस्ट एक्सपोर्टर भी है। क्या क्या एक्सपोर्ट हो जाता है? चाय एक्सपोर्ट हो जाता है, मसाले एक्सपोर्ट हो जाते हैं, कपास एक्सपोर्ट हो जाता है, साथ साथ जूट, चीनी, ये सब एक्सपोर्ट हो जाते हैं। फसलें बहुत सारी, जो देश के व्यापार संतुलन को योगदान देता है। ग्लोबल मार्केटिंग भी होता है, जैसे मिर्च का। किस मिर्च का? हरा वाला नहीं, लाल वाला मिर्च का बहुत ज्यादा योगदान होता है एक्सपोर्ट करने में, ग्लोबल मार्केट चलाने में। हम लोग की कृषि में काली मिर्च, लाल मिर्च, ये सब के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक योगदान रहता है हम लोग को एक्सपोर्ट कराने में। अरे लाल मिर्च जिसमें मसाला वसाला भर के बनाया जाता है, मम्मी लोग देखना बनाती है अचार, ठीक है, मरचा वाला अचार, वो सब। हल्दी अचार जो है ना, मैंगो पिकल्स और ये चिली पिकल्स, ये सब पिकल्स विदेशों तक जाते हैं। इतना खतरनाक एक्सपोर्ट हुआ है कि भारतीय खाना विदेश में खाया जा रहा है, इतना खतरनाक। सम टाइम ऑफ मैंगो पिकल्स लाना तो। अच्छा अच्छा, मैंगो पिकल्स भी अलग अलग प्रकार के मिलते हैं। एगो मिक्स्ड पिकल्स होते हैं। अच्छा, खाने में मजा आता है। उसके बाद हल्दी, इलायची जैसे मसालों की भी बड़ी बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। हल्दी का भी और इलायची का भी। इलायची भी अलग अलग प्रकार के होता है ना, छोटका इलायची, बड़का इलायची, 4 रकम की इलायची। हाँ हाँ, अभी तक तो खाली दुइये गो ना। इलायची के भी अगर 300 प्रकार की इलायची पाए जाते हैं, 300 प्रकार के। ठीक है, की प्रजातियां हैं। हम लोग को ठोका है दुइये ठो। अभी बड़का इलायची को कोनो काम ही नहीं है। बड़का इलायची खाली बिरयानी उरियानी में पक जाता कभी कभी। हाँ, तो दिमाग खराब करता है। छोटकी इलायची सब पे पड़ जाता है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे देख रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे जाता है यहाँ से कृषि। कृषि निर्यात का प्रभाव बहुत ज्यादा है। फार्म्स एक्सपोर्ट होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कृषि निर्यात टोकरी में विविधता आई है, और प्रसंस्कृत खाद्य, समुद्री उत्पाद और जैविक कृषि उत्पाद जैसी वस्तुएं निर्यात में उत्पाद महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बन गई। कृषि निर्यात अतिशेध में उत्पादन के लिए एक आउटलेट प्रदान करने के लिए कृषि आय को स्थिर करने में मदद करता है। खाद्य प्रसंस्करण यानी सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग एंड द वैल्यू एडिशन। कृषि उद्योग के विकास में एग्रो इंडस्ट्रीज, ये रेडी टू ईट भोजन, रेडी टू ईट भोजन भी बनाते हैं। जैसे जमे हुए खाद्य पदार्थ, डेयरी उत्पादन और प्रसंस्कृत सब्जियां जैसी वस्तुएं शामिल है। रेडी टू ईट
जिसको जंक फूड भी कहा जाता है। और एक कौन सा फूड होता है? फास्ट फूड। फास्ट फूड क्या होता है, जंक फूड क्या होता है, बता पाएगा कोई? फास्ट फूड क्या होता है और जंक फूड क्या होता है? फास्ट फूड नहीं है। फास्ट फूड का मतलब होता है ऐसे फूड्स जो बहुत जल्दी बन जाते हैं, आपके आंख के सामने बनाया जाएगा। आपके आंख के सामने बनाया जाएगा, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, समझ में आया? इसको कहते हैं फास्ट फूड, बहुत जल्दी बन जाता है। और जंक फूड उसको कहते हैं जो पैकेट में ऑलरेडी बंद है, लेस, चिप्स, कुरकुरे, ठीक है, बिस्किट्स, ये सब ऑलरेडी पैक्ड है, इसी को कहते हैं जंक फूड। समझ में आया? तो हम लोग के जंक फूड में भी बहुत ज्यादा कार्यरत हो जाता है हमारी कृषि, जंक फूड हो चाहे वो फास्ट फूड, जैसे चाउमीन वगैरह बनाने में। तो मैदा, अब मैदा भी उत्तम किस्म के आटा से बनता है, ठीक है, गेहूं से बनता है, तो वो भी उसमें कुछ मिलाया जाता है। और आटा, जैसे आटा नूडल्स भी मिलते हैं। और कहीं कहीं पे चाउमीन के जगह पे बेटा लोग नूडल्स दे देता है, उठाएगा तो इसे उठाते रहेगा, बेटा 5 फुट का तो चाउमीन होगा, उठाते रहेगा खाते रहेगा नूडल्स, उसको नूडल्स कहते हैं, ठीक है, तो उसको तोड़ तोड़ के दिया जाता है। तो कृषि उद्योगों के विकास में ग्रोथ फॉर एग्रो इंडस्ट्रीज, ये रेडी टू ईट भोजन करने के लिए, जमे हुए खाद्य पदार्थ के लिए, जैसे कुछ कुछ भोजन जो होते हैं ना, जो जमा कर लिए जाते हैं, जमा मतलब फ्रिज में रख दिया जाता है, जैसे मछली, बंगाली लोग को देख लेना, मछली वछली बहुत ज्यादा रख लेते, रख के खाते हैं। सामाजिक और आर्थिक समानता, सामाजिक और आर्थिक समानता क्या होती है? क्षेत्रीय असमानताओं के कम करना। भारत में क्षेत्रीय असमानताओं को संतुलित करने में कृषि एवं शक्तिशाली उपकरण है। कम विकासशील क्षेत्रों में कृषि विकास में निवेश करके सरकार आय को रोजगार क्षेत्र में असमानताओं को कम किया जाता है। इसमें उतना ज्यादा ये नहीं है। वुमेन इन एग्रीकल्चर, महिलाओं का भी बहुत ज्यादा योगदान है ना, महिलाओं का भी। हाँ हाँ, आ जाओ, बैठो। कटिया करने गई थी। कटिया समझते हो? कटाई के, एक जगह पे बैठे बैठे पाँव अकड़ जाता है, समझ में आया? 2 घंटे का क्लास है, बेचारी को तब से प्रॉब्लम हो रहा था, अभी थोड़ा ठीक लग रहा होगा। हाँ, अरे एगो भाई नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? समझ में आया कि नहीं आया? प्रॉब्लम हो रहा था बहुत ज्यादा, पैर में दर्द हो गया था उसका। देखो, ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा होता है। कोई कोई कटिया बुनाई ये सब करती हैं, कई कई महिलाएं, देखना, जहाँ कहीं पर भी हसुआ ले लेंगी और एक वक्त के लिए चल देंगी, 3 बजे से एकदम दोपहर में 11 बजे 3 बजे तक एकदम काम करेंगी। अब बढ़िया से एकदम, जो धान उन होता है, धान धान का जो ये रहता है पूरा रहता है, बिचाली, बिचाली टाइप का हो जाता है, उसको काट काट के एक जगह पे उसको बोझा बनाकर उसके बाद लेके चलती है महिलाएं। महिलाओं का भी बहुत ज्यादा योगदान है, रोपनी करने में महिलाओं का बहुत ज्यादा योगदान है, चाय को तोड़ने में महिलाओं का बहुत ज्यादा योगदान है, ठीक है। चाय, चाय कोमल हाथों से तोड़ा जाता है, अगर वो कोनो आदमी उदमी रहेगा ना, तो उसको धर के मतलब एक के बार में उखाड़ लेगा, इतना काम कौन करेगा? तो पीछे देखना, असम के औरतों को देखना, वो पीछे टोकरी लिए रहती हैं, और उसको एक एक करके पत्तियां तोड़ तोड़ के उसके बाद रखा जाता है, ठीक है। और वहीं पे आदमी लोग रहता है तो कड़ा हाथ रहता है भाई, मारो तोड़ के निकाल लो, एक के बार में जोड़े उखाड़ के लेके चल जाएगा तो उससे अच्छा है कि भाई औरतों को ही रख लिया जाए, औरतें क्या करती है वहां पे तोड़ तोड़ के निकालती है, ठीक है। तो ये डेयरी फार्मिंग जैसे होती है भूमिकाओं में। इस प्रकार के ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। लैंगिक क्षमता मतलब
जो मेल और फीमेल ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, एकदम बराबर है। यही सब है पॉलिसी फॉर्मेशन। इसमें केसीसी निकाला गया है, जो किसान क्रेडिट कार्ड है, केसीसी। इसके तहत आप लोग को कृषि ऋणों में ब्याज मिल जाता है, सब्सिडी मिल जाती है। जैसे कोई कृषि अगर लेना चाहता है ना, जो कोई कृषि करना चाहता है, तो उन लोग को सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल जाती है। मतलब जहाँ पे ऐसा है कि कोई खेती कर रहा है, तो उनके लिए सब्सिडी मिल जाती है क्या चीज़ की? अ, जैसे कोई मान लो खेती करना चाहता है और वो कहीं सरकार के पास गया, बीज बहुत ज़्यादा दामी का है, तो वो लोग क्या करेंगे, केसीसी के द्वारा सब्सिडी ले लेंगे कि बीज बहुत ज़्यादा दाम का है, हमको थोड़ा-सा सब्सिडी मिल जाता तो बीज ले आके बो देते। तो क्रेडिट कार्ड होता है। किसान के लिए क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड। मतलब वो बीज खरीदना चाहता है ना, तो वो अभी ले आके बीज लाके बो दे, जो पैसा हुआ उसको ईएमआई पे चुकाते चल जाए। कितना अच्छा है किसान क्रेडिट। फसल कैलेंडर की भी ऐसे ही अवधारणा है। फसल कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर के अनुसार जो क्रॉप रोटेशन होते रहते हैं, क्रॉप का रोटेशन, उसको कैलेंडर के अनुसार, जैसे उत्तर भारत में नॉर्थर्न इंडिया एंड दक्षिण भारत साउथर्न इंडिया। तो उत्तर भारत में फसल जो होती है वो दो प्रकार से बोई जाती है। एगो बोई भी जाती है, काटी भी जाती है, जिसको खरीफ फसल, रबी फसल कहा जाता है। एगो और फसल होती है जायद फसल। मतलब क्रॉप्स जो होते हैं वो तीन प्रकार के, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और एक जायद क्रॉप्स। तो वो क्रॉप्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार से बोए जाते हैं, रोटेशन के हिसाब से काटे जाते हैं। तो इसमें देखो क्या होता है कि क्लाइमेट के हिसाब से और ज्योग्राफिकल डिपेंडेंस के हिसाब से फसल कैलेंडर को दो हिस्सों में रखा गया। उत्तरी भारत का फसल कैलेंडर और दक्षिण भारत का फसल कैलेंडर। उत्तर मैदान में जो मानसून बहुत अधिक निर्भर होता है, तो उस समय चावल, मक्का जैसी खरीफ फसलें, खरीफ, खरीफ इसको कहते हैं। तो देखो, चावल और मक्का ये कैसी फसल है? खरीफ फसल है। याद रहेगा? चावल और मक्का, जिसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी वो क्या करेगा? खाएगा बहुत ज्यादा, तो खरीफ फसल। खरीफ फसल मानसून के आगमन के साथ जून में बोई जाती है, जबकि गेहूं और जौ जैसी रबी फसलें मानसून के बाद अक्टूबर नवंबर के आसपास बोई जाती हैं। समझ में आया? इसको देखो, कब बोया जाता है? जून में बोया जाता है और नवंबर तक, सितंबर अक्टूबर तक इसको काट लिया जाता है। फिर रबी फसल जो जौ और गेहूं है, इसके लिए पानी की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ये कब बोया जाता है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में। और काट कब लिया जाता है? जनवरी, हाँ जनवरी, फरवरी मार्च तक काट लिया जाता है। ये कंडीशन होते हैं। तो रबी फसलें जो होती है नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और फरवरी मार्च तक काट लिया जाता है। और खरीफ फसलें जो होती है पानी में बोया जाता है और ठंडे के समय में काटा जाता है। कैसे याद रखेंगे सर खरीफ फसल क्या क्या होती है? खरीफ फसलों को खाना बहुत ज्यादा चाहिए, चावल बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उसमें पानी बहुत ज्यादा मात्रा में रहती है। चावल में पानी रहता है ना, तो पानी वाले मौसम में जो बोया जाएगा वो चावल होगा, चावल और मकई। ठीक है? ये चावल ठंडा होता है और मकई कैसी होती है? गर्म होती है। तो उस तरीके से आपको याद रखना है कि चावल, मक्का ये कैसे फसल है? खरीफ फसल। कब बोया जाता है? पानी के मौसम में बोया जाता है, जून जुलाई के मौसम में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर तक काट लिया जाता है। अब याद कैसे रखना है? नवंबर में ठंडा पड़ता है। अरे भाई गांव में नवंबर में ठंडा नहीं पड़ जाता है? बिहार यूपी में ठंडा पड़ जाता है। तो ताप देते हैं कि नहीं? पूरा लगाकर, बिचाली लगा के। किसका बिचाली वो रहता है? चावल का ही तो कटा हुआ, धान का ही तो कटा हुआ रहता है। जब सूख जाता है, जब गर्मी में सूख, ठंडे के मौसम आते आते वो क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो उसको लिया के देखना, धान को लिया के एकदम बढ़िया से चावल लिया के मार पीट पीटा जाता है उसको। चावल अलग हो जाता है और बिचाली अलग। और उसके बाद एक वो बिचाली करके अलग अलग फेंक दिया जाता है। उसी में देखना एक कटाई टाइप का होता है, कटाने वाला होता है। उसको ऐसे ऐसे दांत रहेगा और उसके बाद उसको ऐसे ऐसे चलाएगा। वो काटता रहता है, बिचाली काटाता है, बिचाली कटाता है। अरे गाय भैंस को खिलाने के लिए बिचाली नहीं कटाता है? ठीक है, अभी तो खैर मशीन वाला आ गया है, पहले हम लोग गाय भैंस को काटने वाला। अब बताओ गाय भैंस को खिलाओगे तो उसमें थोड़ा सा हरा हरा कलर का थोड़ा सा पतई वतई हो जाएगा, तो वो देखेगा वाह कितना अच्छा है। तो पतई वतई खींच के ले आके, घास उस ले आके काट के ना, सब मिक्सिंग करके बढ़िया से उसके बाद दे दिया जाता है गाय भैंस को। वो गाय के लिए भी काम में आ गया, आगी तापने के लिए भी काम में आ गया। और जो चावल से भूसी निकलती है, समझते हो, पतला पतला उसका ना रुआ टाइप का निकलता है, वो निकाल के कहीं पे अगर चूल्हा उल्हा जल रहा है तो उस चूल्हा में ऐसे ऐसे छिड़क दो,
फटाक से आग पकड़ लेता है। काम आ गया कि नहीं? चावल के पोरे का इतना काम है बिचाली का। गाय भी खा लेती है, पुआल टाइप के खा लेती है वो, हम लोग भी आग तापने में काम आ जाता है। तो खरीफ फसल का बहुत खतरनाक काम है। तो खरीफ फसलें जो होती है, इसको जून जुलाई के मौसम में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर के महीने में काट लिया जाता है। और जो गेहूं और जौ है, इसको अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता है और फरवरी मार्च तक काट लिया जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग, और जायद फसलों में फल आते हैं, फल फल या सब्जियां आती है। जायद फसल जो होती है ना, तो फल या सब्जी। तो रबी फसल और खरीफ फसल समझ में आ गया। ये नॉर्थ इंडिया का बात था। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में मानसून के द्विविधि प्रकृति के कारण चावल जैसी फसलें खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगाई जाती है। मतलब दक्षिण भारत में दोनों मौसम में उगा दिया जाता है, चाहे वो रबी हो चाहे खरीफ हो। तमिलनाडु जैसे राज्यों में फसल कैलेंडर में दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिमी मानसून दोनों में बारिश की उपलब्धता के आधार पर कई चक्र शामिल है। जैसे खरीफ सीजन, रबी सीजन और जायद सीजन। सीजन 3 प्रकार के, खरीफ, रबी और जायद। तो खरीफ जो सीजन है जून से अक्टूबर तक, चावल, मक्का, कपास, मूंगफली, दालें, पल्सेस वगैरह ये सब। और जून जुलाई के मौसम में शुरुआत के साथ बुआई जाती है और सितंबर अक्टूबर में कटाई हो जाती है, किसकी? खरीफ की। उसके बाद रबी फसल जो होती है, रबी सीजन जो होता है, ये अक्टूबर से मार्च तक। इसमें गेहूं, जौ, सरसों, मटर, चना ये सब। ठीक है, ये रबी फसलें हैं। देखो ये सब के सब रबी फसल, रबी मतलब सूरज, और सूरज क्या देता है? गर्मी देता है। गर्मी देता है ना, तो गर्मी देगा तो मतलब गेहूं, जौ, सरसों ये सब क्या देते हैं? जौ, सरसों, ये शरीर के अंदर गर्म देता है। मटर, तो ऐसे याद रखना है रबी फसल। रबी फसल अक्टूबर से मार्च के महीने में क्या किया जाता है? बोया जाता है। और काट कब लिया जाता है इसको? अक्टूबर नवंबर के महीने मानसून के पीछे में हट में बुआई होती है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। ठीक है, मतलब ये अक्टूबर से लेकर कहां तक चलता है? मार्च तक। ये चलता है जून से लेकर अक्टूबर तक। ये चलता है मार्च से लेकर जून तक। इसमें शरीर ठंडा रहता है, लेकिन फसलें जो होती है वो गर्म होती है। इसमें शरीर गर्मी में रहता है, इसलिए हम लोग चावल वावल खाते हैं पेट को ठंडा रखने के लिए। बस याद हो गया इसी तरह। तो खरीफ फसल जो है उसमें ठंडी ठंडी चीजें बोई जाती है। ठीक है, और रबी फसल जो है इसमें गर्म वाली चीज, शरीर को गर्म रखे। रोटी, जौ, सरसों, मटर ये सब क्या रखते हैं? शरीर को गर्म रखते हैं। इसलिए ये ठंडे के मौसम में बोया जाता है। और गर्मी के मौसम आते आते क्या होता है? काट लिया जाता है। तो जायद जो सीजनिंग फल होते हैं, सीजनिंग सब्जियां होती हैं, मार्च से लेकर जून तक तरबूज, खीरा, सब्जियां और चारा फसलें होती हैं। जो किसको खिलाया जाता है? गाय भैंस को चारा फसलें। रबी की कटाई और खरीफ की बुआई के बीच में अंतराल में पर्याप्त जो सिंचाई होती है वो इसी में, जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, सुने हो ककड़ी? हाँ, खीरा जो होता है तो हम लोग के यहाँ पे सौसा बोला जाता है। गांव में उसी को मतलब वो ना ऐसे मुड़ा हुआ रहेगा, उसको ककड़ी कहे। हाँ, बहुत लंबा लंबा होता है। ठीक है, ककड़ी कहते हैं उसको, ककड़ी। ककड़ी, हाँ, बीच में ना मतलब ऐसे गोल टाइप का बना रहता है बीच में। जैसे खीरा को अगर काटोगे तो बीच में कोई भी होल नहीं रहेगा, लेकिन ककड़ी में होल रहता है तो बीच में। ठीक है, तो वो खाने में भी अच्छा लगता है। कैसे खाया जाता है पता नहीं, तुम लोग खाया है कि नहीं? गोल गोल काटोगे, पूरा लंका, नमक, थोड़ा सा नींबू। अरे हम थोड़ा सा और चटपटा बताने को बोल रहे हैं। लड़की लोग समझ में नहीं करती, चटपटा खाती है ना लड़की। समझ में आ गया? तो खरीफ सीजन जो बोया जाता है वो बोया जाता है जून से लेकर अक्टूबर। रबी सीजन में जो होते हैं वो अक्टूबर से लेकर मार्च। इसको भी इंग्लिश में बोल। खरीफ फसल जून से अक्टूबर। चावल, राइस, मक्का को माइज कहते हैं। और आपका कपास को क्या कहते हैं? कॉटन। मूंगफली को क्या कहते हैं? चिनिया बादाम। चिनिया बादाम होता है ना? मूंगफली का है चिनिया बादाम। चिनिया बादाम जो आलू 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 बोल रहे हैं, बालू में है, आलू नहीं बालू। बालू में उसको निकाला जाता है। ये अक्टूबर से लेकर मार्च तक। ये मार्च से लेकर तरबूज, वाटरमेलन, खीरा को क्या कहते हैं? क्यूकम्बर, सब्जियां, वेजिटेबल्स और चारा फसलें। चारा फसल में कौन कौन आता है? चना, ये सब चारा फसलें। जो देखना घोड़ा वोड़ा को खिलाया जाता है, चना हो गया। या फिर और क्या चीज?
तो चारा में यूज किया जाता है यार, गाय भैंस बकरियों को है? चारा फसल। ठीक है, आ गया तुम लोग को, सब समझ में आ गया। ये मेजर क्रॉप्स हैं। बुआई और कटाई समझ में आ गया। जून जुलाई के मौसम में बोया जाता है, और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। आगे ताप के फेंक देते हैं लोग। ठीक है, खरीफ फसलों का अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता है मानसून के पीछे, और मार्च अप्रैल तक कटाई हो जाती है। जब इसके बीच में रबी फसलों की कटाई और खरीफ फसल की बुआई के पहले जो बीच में अंतराल बचता है, उसमें जायद फसलें बो दी जाती है। अब क्रॉप्स कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स। जायद बोलेंगे, जायद क्रॉप। समझ में आ गया? इसी समझ में आ गया। मेन हमको यही वाला समझाना था, इससे पहले तो कुछ भी नहीं था, यही था सबसे मेन। यही इस चैप्टर से यही वाला सबसे इंपॉर्टेंट पूछेगा। खरीफ फसल की बुआई कब है, कटाई कब है? ठीक है, रबी फसल की बुआई कब है, कटाई कब है? इनमें से कौन सा खरीफ फसल है, इनमें से कौन सा रबी फसल है? ठीक है, इनमें से कौन सा जायद फसल है? जायद फसल की बुआई कटाई कब होती है? रबी फसल की बुआई कटाई कब होती है? खरीफ फसल की बुआई कटाई कब होती है? ये सब के सब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? किसी को दिक्कत नहीं है? दिक्कत समझ में आया? किसी को परेशानी? किसी को फोड़ा फुंसी चेचक खजवट? को नहीं? चलो आगे मिलते हैं। जय हिंद।